किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, इन दिनों खेती किसानी में ज़्यादातर हमारे जो किसान भाई हैं वो कोशिश यही कर रहे हैं कि उनकी लागत कम हो और उत्पादन बढ़े। इनके साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों के लिए एक और बात रहती है, वो ये कि हम ज़्यादातर जो हमारे खेत में जो आदान हम उपयोग करते हैं या जो खाद या उर्वरक उपयोग करते हैं वो हम अपने खेतों में ही तैयार करें, यानी कि एक तरह से जैविक खेती की तरफ हम लौट रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब हम जैविक खेती की तरफ जाएंगे तो हमारी लागत कम होगी और उत्पादन हमारा बढ़ेगा और वो होगा टिकाऊ उत्पादन। लेकिन ये सब जब हमारे जो प्रगतिशील किसान भाई है वो इन सब बातों को करने लगेंगे तभी ये संभव हो पाएगा, और वो कोशिश यह भी करेंगे कि हमारे जो दूसरे किसान भाई है उनको भी वो जागरूक करें। अब समय आ गया है कि एक ऐसे प्रगतिशील किसान भाई से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है। वो हैं श्री गोरेलाल मालवी जी, जो कि ग्राम जामनेर जिला शाजापुर से हमारे बीच में आए हैं। वो इन दिनों जैविक खेती में काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो कुछ नई गतिविधियों को भी अपने खेत में अंजाम दे रहे हैं। तो वो क्या कुछ कर रहे हैं, इन सब बातों की आज हम जानकारी लेते हैं। गोरेलाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी किसान भाई नमस्कार। मैं गोरेलाल मालवी, ग्राम जामनेर, तहसील सुजालपुर, जिला शाजापुर से हूँ। आज दूरदर्शन में बुलाया, बड़े सौभाग्य की बात है। और अभी जो खेती में चल रहा है, बहुत अजब विडंबना चल रही है जी। मौसम का परिवर्तन होना, बीमारियों का आना, ये सारी समस्याओं का बहुत सामना कर रहा है किसान। बिल्कुल। तो गोरेलाल जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी अगर आपके पास खेती किसानी की हम बात करें तो कितनी लगभग खेती है अपने पास? मेरे पास 2.5-3 हेक्टेयर करीब ज़मीन है। हाँ हाँ हाँ। और मैं उसमें सामूहिक खेती करता हूँ। सामूहिक खेती, उसमें पशुपालन भी है जी। उसके बाद आपका उद्यानी की फसल का भी है, बगीचा भी है, और अपने गेहूँ, चना, उसके बाद लहसुन, प्याज वगैरह ये भी चलता है। मतलब आपकी छोटी सी खेती में आपने जो है तमाम चीज़ें जो है हाँ। उत्पादन की ओर आप बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। और कोशिश यही होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो संरक्षित खेती का जो समय आ चुका है, यानी कि हम कम खेती में जो है सारी गतिविधियों को अंजाम दें। बिल्कुल सर, इसी तौर पे हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारा जो जिले का कृषि विज्ञान केंद्र है उससे मैं जुड़ा हूँ। तो जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से जितनी भी गतिविधियाँ होती है वो हमें हमारे वैज्ञानिक बताते हैं और हम उसके ऊपर चलते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, जैसे अभी पिछले साल सोयाबीन हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है, तो सोयाबीन की फसल में अधिवर्षा होने से वो फसल गल जाती थी जी। तो कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन से मेरे को मिला कि रेजबेड के ऊपर आप सोयाबीन लगाओ। हाँ हाँ हाँ। तो अभी जो माहौल ऐसा हुआ कि पूरे हमारे गांव या पूरे ज़िले की सोयाबीन बैठ गई थी और मेरा उत्पादन 3.5-4 क्विंटल हेक्टेयर करीब हुआ था और अच्छा फल लिया। बिल्कुल। कम बारिश होने में भी और ज़्यादा बारिश होने में भी उसमें बहुत फायदा है। बिल्कुल। गोरेलाल जी, जो आपने रिज बेड की बात की है, अभी काफ़ी समय तक तो हमारे किसान भाई सोयाबीन लगाते थे। आजकल जो है रबी की फसलें जैसे गेहूं है, चना या दूसरी फसलें भी हम रिज बेड में लेने लग गए। अभी आपने खेत में जो है रिज बेड में कौन सी फसलें लगा रही अभी मेरे चने लगे हैं, गेहूं लगे हैं। अच्छा। और बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो उसका मिला है। पिछले साल भी मैंने लिया था और मेरा पत्रिका में भी छपा हुआ था चने का। देखिए किसान भाई, भली भांति जानते हैं कि यदि हम कुछ नई तकनीक हमारे कृषि वैज्ञानिकों से सीखते हैं तो उसका जाहिर सी यह बात है कि फ़ायदा होता है। लेकिन वो फ़ायदा किस तरह का होता है, आप हमारे किसान भाइयों की ज़रूर बताएं। क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं रिजबेड से? देखो, रेजबेड से कि अगर ज़्यादा बारिश आपकी हुई तो फसल आपकी गलेगी नहीं जी। कम बारिश हुई तो फसल में आपका जैसे ज़्यादा देर तक पानी नहीं गिरा तो फसल सूखेगी नहीं। अब वो सूखेगी नहीं तो फसल अच्छी तंदुरुस्त रहेगी। बिल्कुल। पौधा सही तो ग्रोथ सही होगा, फल अच्छा लाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें बीज दर भी कम लगेगा। जाहिर सी बात है कि बीज दर जब कम होगा और जब थोड़े दूर पौधे होंगे तो वो जो है स्वस्थ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब हम फसल बोने की बात करते हैं तो रिजबेड बनाने के लिए उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे? नहीं, रेजबेड के लिए तो शेड्यूल ऑटोमेटिक बनी बनाया रहे, उसमें भारत सरकार का सब्सिडी आ भी है। अच्छा। तो आप हायर कर लो और अपने खेत में उसको उपयोग करो। वो ट्रैक्टर द्वारा चलती है, उसमें बीज दर बहुत कम लगता है जी। और आपकी फसल का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल सही बात है। और जब कोई भी चीज़ जो है हमारे कृषि वैज्ञानिक तैयार करते हैं वो जाहिर सी बात है कि हमारे किसान भाइयों के फ़ायदे के लिए ही करते हैं। अब चूँकि हम थोड़ा सा जैविक खेती की बात करते हैं, तो जैविक खेती की ओर हमारे किसान भाई जो लौट रहे हैं धीरे धीरे, जैसे आप भी जो है काफ़ी सालों से कर रहे हैं। कितने साल से जैविक खेती में काम कर मेरा रहे हैं? 3 साल कंप्लीट हो गया है जैविक खेती के ऊपर। और अभी हमने जैविक खेती में गेहूँ लगाया है, चना लगाया है जी।
और दूसरी बात यह है कि खाद हम खुद तैयार करते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाते खुद। वर्मी कंपोस्ट का बेड लगा रखा है, उसमें जितना भी अपना मवेशी का वेस्ट निकलता है वो उसमें डाल के, और 3 महीने में वो केंचुआ खाद तैयार हो जाता है। हाँ। तो उसको अपने खेत में लेते हैं। उसके बाद हम जीवामृत भी बनाते हैं। जीवामृत बनाने के लिए आपको एक 200 लीटर के ड्रम में 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़ और बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, आप उसको रोज़ 8 दिन तक सुई की नोक के जैसे हिलाइए सीधे। तो 8 दिन में आपका तैयार हो जाएगा। उसको सिंचाई के माध्यम से भी दे सकते हैं, या फिर आप पंप द्वारा स्प्रे करके भी दे सकते हैं। तो मतलब इस तरह से जो है वो आप दवाई बनाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैविक खेती की तरफ जब हमारे किसान भाई बढ़ते हैं तो उनको ये डर रहता है कि कहीं हमारा उत्पादन प्रभावित न हो जाए या फिर उत्पादन कम होगा, तो इस भ्रम को हम कैसे दूर करेंगे? नहीं, ये भ्रम बिल्कुल ना रखें किसान भाई कि हमारा उत्पादन कम होगा। आप जैविक खेती की शुरू साल से भी अगर लगाओगे तो भी आपका नुकसान नहीं होगा। किस कारण नहीं होगा कि आप अगर कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में काम करेंगे तो आपका उत्पादन बिल्कुल कम नहीं होगा। अगर आप अपने मन से कुछ तो भी करेंगे तो उसमें आपको नुकसान होगा। जाहिर सी बात है कि हमारे किसान भाई यदि कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहेंगे, वैज्ञानिकों के संपर्क में रहेंगे, तो उन्हें नुकसान होने के बजाय फ़ायदा होगा। अभी आप कौन से कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में हैं? हम साजापुर कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे डॉक्टर अम्बावतिया जी है, डॉक्टर धाकड़ सिंह जी है और डॉक्टर मुकेश सिंह जी है। तो ये हमारे मार्गदर्शन देते रहते हैं हमेशा, और उनके मार्गदर्शन में हम सारे काम करते हैं। तो आपके क्षेत्र में किसानों के लिए कुछ प्रशिक्षण वगैरह भी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आयोजित होते होंगे? टाइम टाइम पे प्रशिक्षण होते रहते हैं। आप अगर कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जुड़े रहोगे तो आपको सारी गतिविधि मालूम पड़ती रहेगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा गोरेलाल जी, आपके क्षेत्र में जो और किसान भाई हैं वो भी क्या जैविक खेती कर रहे हैं क्या? हाँ, अभी शुरुआत हुई है। अच्छा। धीरे धीरे बढ़ेंगे। जैसे हम जैसे लोग आप सामने आ रहे हैं बताएंगे तो वो बढ़ेगा ही। बिल्कुल। और अपने दूरदर्शन के माध्यम से में बहुत सारा जानकारी मिलती रहती है। बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है। जाहिर सी बात है कि कृषि दर्शन और दूरदर्शन एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसके माध्यम से हम किसान भाइयों को समय समय पर नई नई जानकारी देते ही रहते हैं। और जैसा कि गोरेलाल जी भी बता रहे हैं कि हम जो है दूरदर्शन के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखते हैं, समझते हैं। अभी जो है ये मौसम का बदलाव चल रहा है, इस दौरान आप हमारे किसान भाइयों को कुछ सलाह देंगे? बिल्कुल, मौसम के बदलाव में अपनी फसल की समय समय पे निगरानी करते रहें। उसमें कीट व्याधि की अगर कोई समस्या रहती है तो अपने क्षेत्र के कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क करें, और जो भी बीमारियां हैं उनसे संपर्क करके उनका निराकरण आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये आपका अनुभव है। यदि जैसे मान लो पाले की संभावना है तो आप कुछ क्या नया प्रयोग करते हैं? पाले की संभावना है तो आप टेम्परेचर देखो। आपने जैसे शाम को 5 बजे के बाद अनुभव लग जाता। अच्छा। अगर ठंड ज़्यादा है तो अपने खेतों के चारों तरफ जो भूसा वगैरह रहता है जलाने का, वो चारों खुट पे आप डाल दो, और रात के टाइम कम से कम 11, 12, 1 बजे करीब आप उसमें आगी लगा दो। जब वो धुआं फसल के आसपास लगेगा तो आपका फसल पाले से बच जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा गोरेलाल जी, जैसे कि कुछ व्यावसायिक खेती हम करते हैं, जैसे आपने बताया कि लहसुन प्याज भी आपने लगा रखा है, तो अभी जो है मंडी स्तर पर हम देखते हैं कि लहसुन प्याज की काफ़ी कीमत है। तो कीमत को देखते हुए आप उत्पादन करते हैं या फिर अपना जो एक व्यवस्थित उत्पादन है वही करते हैं? नहीं, हम फसल का क्या है व्यवस्थित हिसाब से करते हैं। कैसे? मार्केट को देख के कि मार्केट में क्या है। हाँ। मार्केट में किस चीज़ की उपलब्धता है, किसकी नहीं है, उसको देख के ही फसल उत्पादन करते हैं। अभी कंडीशन ये है कि फसल का लहसुन है, लहसुन हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बोई है। अच्छा। तो मार्केट डाउन होने की संभावना रहेगी। तो अभी अपने यहाँ कितनी लहसुन होगी लगभग, कितने मेरे क्षेत्र में? यहाँ करीबन 1 एकड़ की लहसुन। अच्छा, 1 एकड़ में मतलब लहसुन लगा रखी है, अच्छी बढ़िया लगा हुआ बढ़िया है। फसल। तो कोशिश यही है कि जैसे आपने 1 एकड़ में लगा रखी थी और धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ेगा। किसान भाइयों, हम गोरेलाल मालवी जी से बातचीत कर रहे हैं जो प्रगतिशील कृषक है, और हमारी चर्चा अभी जारी रहेगी। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद हम पुनः हाजिर हैं। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। हमारे साथ में हैं गोरेलाल मालवी जी, जो कि एक प्रगतिशील किसान भाई है। गोरेलाल जी, लहसुन की बात हमने की, प्याज की बात भी की। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई जो जैसे टमाटर का उत्पादन खूब कर लेते हैं, तो उस समय जो है टमाटर का भाव नहीं आ पाता है। तो ये इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए आप अपने खेत में क्या व्यवस्था करते हैं? सर ये है कि हम उसको जैसे कि बाज़ार समझते हैं पहले तो केचप कौन बना रहा है। अगर मार्केट में भाव कम हो गया तो केचप कौन बनाने वाला, उसको हम वो डायरेक्ट सेल कर देते हैं। तो हमें भाव में कोई डिफरेंस नहीं आता। कुछ प्रिजर्वेशन वगैरह भी करते हैं आप? कुछ जैसे टमाटर से केचप बनाने के इस तरह का कोई उद्योग वगैरह भी? नहीं, ये अपना शुरू करने का नहीं है, लेकिन अभी ड्राई जो फसल रही ड्राई सुखाने का, हाँ। उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। अच्छा। तो जैसे अभी मार्केट में ज़्यादा चीज़ आती है किसानों के पास, तो मार्केट में एकदम आती है, तब मार्केट में भाव नहीं रहता है। तो उसको क्या हम सोच रहे हैं कि इसको ड्राई करके और 6-7 महीने की उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है, उसके बाद उसको मार्केट में ला, जब वो फसल बाजार में नहीं रहे तो किसानों को पर्याप्त भाव उसका मिल सकता है। बिल्कुल सही बात है। और ये हमारी दूरदर्शिता होती है किसान भाइयों की, जो चीज़ मार्केट में नहीं है उसको यदि हम अवेलेबल करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका भाव भी हमें अच्छा मिलेगा और उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। गोरेलाल जी, जैविक खेती में ज़्यादातर जो है खाद जो है हम अपने खेत में बनाते हैं, घर में बनाते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो अभी आप कौन सी खाद का उत्पादन कर रहे हैं? अभी हमारा वर्मी कंपोस्ट खाद बन रहा है, जीवा अमृत बना रहे हैं हम। अच्छा। और उसके बाद जो नीम अर्घ है वो बना रहे हैं खुद। अच्छा। तो जैसे वर्मी कंपोस्ट का आपने बताया है, तो लगभग वर्मी कंपोस्ट बनाने की जो थोड़ी सी प्रक्रिया आप बताएं हमारे किसान भाइयों को। वर्मी कंपोस्ट के लिए आप वर्मी बेड आता है जी। वो एक मतलब साधारण सा है। आप उसको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती उसमें और ज़्यादा खर्च भी नहीं लगता है। वर्मी बेड लाओ और अपना जो मवेशियों का वेस्ट निकलता है, जो गाय भैंस बकरी जो भी अपने घर में है, उसका वेस्ट निकलता है और फसल के जो अवशेष रहते हैं वो आप उस वर्मी बेड में डाल दो और उसको ऐसा डायरेक्ट ना डालें। अच्छा। उसको थोड़ा क्या उसमें से गर्मी निकलती है तो उसको सड़ा ले थोड़ा और उसके बाद उसको वर्मी बेड में डाल दें, उसमें केचुए डाल दें। आप देखेंगे तो 2-3 महीने में आपका खाद बन के तैयार हो जाएगा। और वो खाद अपनी फसल के लिए सारे खादों से अति उत्तम खाद रहता है। टोटल जितने भी मार्केट में जो भी खाद आते हैं ना, उनसे सबसे अति उत्तम खाद रहता है। अच्छा, जो आपने अभी जीवामृत का नाम लिया था, तो ये क्या काम में आता है? जीवामृत फसल के लिए एक अमृत है। अच्छा। जीवामृत फसल के लिए अमृत है और उसमें बहुत कम खर्च आता बनाने के लिए। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें बेवकूफ़ बना के और किसानों को लूट लेती है, लेकिन आप किसान अपनी नज़र के सामने जो भी चीज़ बनाते हैं वो सबसे अच्छी है। जीवामृत बनाना ज़्यादा कोई कठिन काम भी नहीं है। एक 200 लीटर का ड्रम लीजिए, उसमें 10 लीटर गौमूत्र डाल दीजिए और 2 किलो गुड़ डाल दीजिए, 2 किलो बेसन डाल दीजिए और हो सके तो बरगद के पेड़ के नीचे की 2 किलो मिट्टी। आप उसको 8 दिन तक सुई की नोक की तरह लकड़ी से घुमाइए और 8 दिन में आपका जीवामृत बन के तैयार हो जाएगा। फसल में अगर आपने उसको उपयोग करा तो उससे बीमारियां बहुत कम आएगी और आपकी फसल सबसे अच्छी तंदुरुस्त दिखेगी। तो मतलब जीवामृत एक तरह से जो टॉनिक का काम करेगा हमारी फसलों के। टॉनिक से भी बढ़ के है जीवामृत, उसका नाम ही जीवामृत, मतलब जीव के लिए अमृत है, फसल जीव के लिए अमृत है। सही बात है। गोरेलाल जी, काफ़ी कुछ आप अपने खेतों में काम कर रहे हैं, हमारे किसान भाइयों के लिए भी एक तरह से आप जो है आदर्श बनते जा रहे हैं। आप ये बताएं कि आपके आसपास के जो किसान भाई हैं वो आपके पास आते हैं तो आप किस तरह से उन्हें जो है सलाह मशवरा देते हैं, बताते हैं, ख़ास तौर से जो जैविक खेती के तरीके हैं?
हमारे पास किसान आते भी हैं, बाहर के भी आते हैं। मेरा एक जो फील्ड है वो बिल्कुल रोड के किनारे है। अच्छा। तो किसान देखने आए थे। अच्छा। जब मैंने बेड के ऊपर सबसे पहले सोयाबीन लगाया था तो अपने राजगढ़ ज़िले के किसान आए। अच्छा। और उन्हें वो फसल देखा तो बहुत अच्छा लगा उनको। फिर उनको मैंने जैविक खेती के बारे में बताया तो बहुत संतुष्टि हुई। बहुत बड़ी बात है ये कि आपके खेत में दूसरे किसान भाई देखने के लिए आ रहे हैं और वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छा गोरेलाल जी, आप कहाँ गए कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए, बताएं। नई चीज़ सीखने के लिए मैं जो सरकार के भ्रमण कार्यक्रम निकलते हैं, हाँ हाँ हाँ, आत्मा योजना के अंतर्गत, कृषि विज्ञान केंद्र के अंतर्गत जी, और कृषि विभाग के अंतर्गत, बहुत बढ़िया। तो ये जब भी कोई प्रोग्राम रहते हैं तो हमारे कृषि वैज्ञानिक हमें बता देते हैं हाँ, हाँ। फलानी जगह फलाना ट्रेनिंग है। तो एक बार मेरा बूंदी जाने का योग लगा। अच्छा। तो बूंदी में वहाँ गोवंश पे काम कर रहे थे वो। तो जो अपने यहाँ मवेशी की बड़ी समस्या है, जी। आवारा मवेशी गायों की, हाँ हाँ, तो उसमें क्या करा कि मैंने वहाँ पे सीख के आया। एक गाय जो आवारा घूम रही थी उससे उनने कैसे दूध में उसकी बढ़ोतरी करी। अच्छा। तो उनने प्रजनन के ऊपर काम करा, नस्ल सुधार पे। अच्छा। तो उसी तर्क पे मैंने एक गाय को रोड से किनारे घूमती हुई को पकड़ लिया है और उस पर नस्ल सुधार पे काम चालू कर दिया मैंने। बहुत बढ़िया। मतलब इस तरह से जो आवारा मवेशी जो है जिनको छुट्टे छोड़ दिए जाते हैं तो उनका पुनर्वास भी हो सकता है और वो जो है फायदे का सौदा भी साबित हो सकता है। ये बड़ा अच्छे तरीका आपने गोरेलाल जी बताया, क्योंकि ये ज़्यादातर समस्या हमारे किसान भाइयों क्या बल्कि शहरों में भी ये दिन दिन बढ़ती जा हर रही है। जगह समस्या आ रही है इसकी। ये जो नस्ल सुधार का कार्यक्रम है वो इस तरह से जो है हमें बेनिफिट दे सकता है, बराबर दे सकता है। अच्छा, काफ़ी कुछ योजनाएं सरकार की तरफ से भी होती हैं, हमारे किसान भाई भी उन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। गोरेलाल जी, आप एक प्रगतिशील किसान भाई हैं, आपने अभी शासन की किसी योजना का लाभ उठाया है क्या? नहीं, शासन की योजना का लाभ उठाया। मेरे को अभी जो चने दिए थे नई वैरायटी के जी। RBJ 202, अच्छा। उसको मैंने 3 साल हो गए उसमें चने को मेरे को। हाँ हाँ हाँ, और बेड के ऑफर लगाया था जी। बहुत अच्छा प्रोडक्शन लिया उसका और अभी भी मेरे खेत पे वही 202 चना लगा है। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात है, अभी मेरे को उद्यानिकी में फसल मैंने लगाया था बैंगन, और बैंगन के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन लिया था। उसमें मेरे को 10,000 भारत सरकार की तरफ से पुरस्कार मिला हुआ। आत्मा बहुत परियोजना बढ़िया। के यानी कि उत्पादन आपने किया, आपका बढ़िया उत्पादन हुआ, सरकार ने आपको पुरस्कृत मेरे को किया। पुरस्कार मिला। जाहिर सी बात है कि किसान भाइयों, जब आप अच्छा काम करते हैं तो सरकार भी आपको प्रोत्साहन देती है। ऐसी गौपालन के क्षेत्र में भी विभिन्न तरह के जो कैटेगरियों में पुरस्कार है, शायद हो सकता है गोरेलाल जी आपको जानकारी हो इनकी। जानकारी है ना, बराबर। आपने अगर नस्ल सुधार पे काम करा तो आपको बराबर पुरस्कार मिलेगा, गोपाल पुरस्कार के नाम से गोपाल स्थापित पुरस्कार है। के नाम से। हाँ। अच्छा गोरेलाल जी, सरकार तो अपनी योजनाएं चलाती है, लेकिन हमारे किसान भाई कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए। तो इसके लिए हम किस तरह से उनको जागरूक करें? जागरूक तो क्या है कि जागरूक तो किसान में अपने आप को जागरूक होना पड़ेगा। जी भाई, कुआं प्यासे के पास नहीं जाएगा, हाँ, सही बात प्यासा कुएं के पास जाना पड़ेगा। मैं जब काम करता था, मेरे पिताजी खेती करते थे, तो मेरे को पता ही नहीं था कि कौन हमारे लिए काम कर रहा है, जी। कौन नहीं कर रहा है। तो हमें हमारे क्षेत्र में कृषि के संबंध में कौन काम कर रहा है, कृषि विज्ञान केंद्र जो निकटतम रहता जी, है, जी। वहाँ के कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क करें सही और बात। उनसे मतलब जो मार्गदर्शन। अनुभवी व्यक्ति है, हाँ। उनसे जो है हमें जो है संपर्क में रहना चाहिए, और जहाँ भी कोई दिक्कत आती है जो है उनके संपर्क में रहेंगे तो वो जाहिर सी बात है कि वो बताएंगे, उसका जो है सॉल्यूशन वो ज़रूर निकालेंगे। बराबर निकलेगा। गोरेलाल जी, आप यहाँ पर आए, इतनी महत्वपूर्ण बातचीत हुई, आप क्या कर रहे हैं, आपने अपना अनुभव हमारे किसान भाइयों को रखा। जाहिर सी बात है कि ये अनुभव से उन्हें लाभ ज़रूर होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपने आज की जो बातचीत सुनी, ख़ासतौर से गोरेलाल जी से हमने बातचीत की और बड़ी काम की बात उन्होंने बताई है, किस तरह से हमें जैविक खेती की तरफ अपने कदम बढ़ाना है, किस तरह से हमें जो है कम लागत में अधिक उत्पादन लेना है, और आपने इसका लाभ ज़रूर उठाया होगा। क्योंकि अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो आपसे हम विदा लें इससे पहले कि आप देखें खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इस वर्ष भारतीय आम का स्वाद चखेंगे अमेरिकी। स्वामित्व योजना का जिलों में विस्तार करें। सीधे किसानों के खाते में डालें अनुदान राशि। मिर्च को रोग मुक्त रखें और प्रशिक्षण के बाद ही लगाएं अंगूर। और अब खबरें विस्तार से।
केंद्र सरकार ने नए सीजन में अमेरिका के लिए भारतीय आमों के निर्यात के लिए यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से मंजूरी प्राप्त कर ली है। अमेरिका के उपभोक्ता अब भारत के उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले आम प्राप्त कर सकेंगे। भारतीय आमों के निर्यात पर अमेरिका द्वारा 2020 से ही प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि यूएसडीए के निरीक्षक कोविड-19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण विकिरण सुविधा के निरीक्षण के लिए भारत के दौरे पर आने में असमर्थ हो गए थे। अभी हाल में आयोजित 12वीं अमेरिकी व्यापार नीति फोरम की बैठक के अनुसार कृषि विभाग और यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूएसडीए ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत भारत के आमों तथा अनारों के अमेरिका को निर्यात के लिए विकिरण तथा अमेरिका से चेरी और अल्फाल्फा सूखी घास के आयात पर संयुक्त प्रोटोकॉल का अनुसरण करेंगे। कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने कहा है कि यह उत्तर तथा पूर्व भारत के क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लंगड़ा, चौसा, दशहरी, फजली आदि आमों की अन्य स्वादिष्ट किस्मों के निर्यात के लिए भी अवसर उपलब्ध कराएगा। अनार का निर्यात और अमेरिका से चेरी तथा अल्फा सूखी घास का आयात अप्रैल 2022 से आरंभ होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भूमि संबंधी रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन के कार्य में प्रदेश में सराहनीय कार्य हुआ है। भारत सरकार द्वारा स्वामित्व योजना में मध्य प्रदेश को सभी राज्यों में बेहतर माना गया है। मध्य प्रदेश ड्रोन तकनीक के उपयोग में भी आगे बढ़ रहा है। निरंतर ड्रोन तकनीक का विस्तार करते हुए वर्षांत तक 60 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। ड्रोन फ्लाइंग के लिए 50,000 ग्रामों का लक्ष्य और अधिकार अभिलेख निर्माण के लिए 42,000 ग्रामों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वामित्व योजना का विस्तार कर प्रदेश के सभी जिलों को लाभान्वित किया जाएगा। स्वामित्व योजना में प्रदेश में 4,971 ग्रामों के अधिकार अभिलेख प्रकाशन का कार्य पूरा हो गया है। प्रदेश में ड्रोन तकनीक का उपयोग कर 8,331 नक्शे तैयार किए गए हैं। राज्य में ड्रोन फ्लाइंग ग्रामों की संख्या इस समय 13,765 है। संशोधन के उपरांत 6,307 नक्शों को अंतिम रूप दिया गया। प्रदेश के 3500 ग्रामों में 2.71 लाख अधिकार अभिलेख वितरित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में सभी पुराने अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन का कार्य जून 2020 में प्रारंभ किया गया है, जो जून 2023 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। पुराने भू अभिलेखों के करीब 15 करोड़ पृष्ठ डिजिटलाइज किए जाएंगे। अब तक 1.60 करोड़ पृष्ठ डिजिटलाइज कर लिए गए हैं। पंचशाला, खसरा, खतौनी एवं मिसल बंदोबस्त को प्राथमिकता से डिजिटलाइज करने का लक्ष्य रखा गया है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा है कि शेडनेट हाउस और पॉली हाउस बनाने वाले किसानों के खाते में अनुदान राशि डायरेक्ट ट्रांसफर की जाए। किसान निर्धारित स्पेसिफिकेशन की सामग्री को वेंडर से खरीदने के लिए स्वतंत्र रहेगा। राज्य मंत्री ने मंत्रालय में विभागीय समीक्षा के दौरान कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में संरक्षित खेती, शेडनेट हाउस और पॉली हाउस योजना में 98,000 वर्ग मीटर में 31 किसानों द्वारा शेडनेट हाउस और पॉली हाउस बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में फूलों की हाईटेक नर्सरी की स्थापना के लिए इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाली विशेषज्ञ फर्म का चयन कर उससे डीपीआर बनवाई जाए। राज्य मंत्री ने कहा कि जैविक उद्यानिकी खेती करने वाले किसानों की जिलेवार सूची बनाकर किसानों के समूह बनाएं। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले किसानों को जैविक पद्धति से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। राज्य मंत्री ने कहा कि उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक जिले में कम से कम एक फसल प्रोडक्ट ऐसा तैयार करें जिसे देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों में निर्यात किया जा सके। मिर्च की नर्सरी डालने का उपयुक्त समय चल रहा है। बीज उपचार कर नर्सरी डालने पर रोग मुक्त फसल तथा अच्छा उत्पादन मिलता है। कई बार मिर्च फलों में काले भूरे धब्बे दिखाई देते हैं या कई बार फल झड़ने लगते हैं। इस कारण सिरों की कलियां मुरझाकर गिर जाती हैं। पौधों की बढ़वार पर भी विपरीत असर होता है। यह शीर्ष से नीचे की ओर बढ़ती हैं। पत्तियों, फलों, कलिकाओं सभी पर असर होता है। फलों पर काले धब्बे बनते हैं तथा सड़न पैदा करते हैं। नियंत्रण के लिए नर्सरी लगाने के पूर्व बीज का उपचार 2 ग्राम थायरम प्रति किलो का आवश्यक रूप से इस्तेमाल करें। पुरानी फसल के अवशेष जलाकर नष्ट करें। खड़ी फसल में ब्लाइटॉक्स या कोई भी ताम्रयुक्त फफूंदनाशी 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 2 छिड़काव 15 दिनों के अंतर से करना चाहिए।
अंगूर की खेती करने वाले किसानों की संख्या मध्य प्रदेश में निरंतर बढ़ रही है। जहां तक सफलता का सवाल है तो अंगूर उत्पादन का सही फायदा उन्हीं किसानों को मिलता है जो पहले प्रशिक्षण लेते हैं और अनुभवी किसानों से अनुभव बांटते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि अंगूर लगाने की इच्छा रखने वाले किसान भाई पहले प्रशिक्षण ज़रूर लें। अंगूर लगाने का यह उपयुक्त समय चल रहा है। पूसा सीडलेस तथा ब्यूटी सीडलेस अंगूर की अच्छी किस्में हैं। इसे लगाने के लिए 75 गुणा 75 सेंटीमीटर चौड़े तथा गहरे गड्ढे तैयार करा लें। प्रत्येक गड्ढों में गोबर खाद डालें तथा 1 किलो सिंगल सुपर फास्फेट 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश भी डालें। गड्ढे 2 गुणा 2 मीटर की दूरी पर बनाएं। बेल चढ़ाने के लिए तारों का पंडाल बनाना पड़ता है। बेलों की कटाई एक विशेष अवस्था में करने से अच्छे फल आते हैं। अब मध्य प्रदेश में अंगूर की फसल का रकबा निरंतर बढ़ रहा है। कई जिलों में अंगूर की खेती की जा रही है। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही और साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। नमस्कार।